तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस हिस्से के अंदर हम बात करेंगे इंडिया का पोस्ट पार्टीशन, जो पोस्ट 1857 सिनेरियो है उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके ऊपर सवालात बनते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट्स हुई। जो पोस्ट 1857 की डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट्स को आपने समझना है कि उनकी सिग्निफिकेंस मुस्लिम नेशनलिज्म को प्रोड्यूस करने में कैसी रही। मुसलमानों को एहसास, एक डिफरेंट एहसास देने के लिए कैसे रही कि यू आर नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ यूनाइटेड हिंदुस्तान, यू आर नॉट डेस्टाइन्ड टू लिव इन यूनाइटेड हिंदुस्तान। और आप देखेंगे कि ये एक एक शेप इसको मिलती गई। अब यहां से मैं स्टार्ट यहां से लूंगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब बात की कि जी पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जब पहला जो हिंदू था वो मुसलमान हुआ था। इसका मतलब ये था कि ये सेइंग कि असल में उस दिन अलहदा एक कौम वजूद में आ गई थी। अब ये अलहदा जो कौम वजूद में आई है ना, इस ये जो मुसलमान है ना, ये अलहदा कौमियत है। और इसी बात का हमारी पूरी सब्सिक्वेंट हिस्ट्री के अंदर इसी बात के ऊपर बहस रही कि क्या हिंदुस्तान के अंदर के अंदर एक ही कौम है हिंदुस्तानी, या यहाँ पर कई कौमें आबाद हैं। तो मुसलमान अक्सर में हमारा, चूंकि जो बीइंग मुस्लिम, हमारा एक एवरीथिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज इन द इंडिया, बिकॉज हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड बाय द ऑलमाइटी। इट इज नॉट अ, इस्लाम इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ सम रिचुअल्स, चंद अबादतों का, प्रैक्टिसेस का मजमुआ नहीं है। ये तो एक इंसान को पैदा होने से लेके आखिरी वक्त तक के ना जिंदगी के अंदर गाइड करता है। तो इट मीन्स कि वी आर अ डिफरेंट नेशन, और अगर हमने उन सिस्टम्स को फॉलो करना है तो वी नीड पावर, वी नीड अ टेरिटरी, वी नीड सम ग्राउंड, वी नीड सम स्पेस जहां पे हम रह के इन अपने जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनको एग्जिबिट कर सके, उनको इम्प्लीमेंट कर सके। अब जब जब इन तारीख में जब जब मुस्लिम करेक्टर के को डिफ्यूज करने की, मुस्लिम करेक्टर को ऑब्जर्व करने की कोशिश हुई हिंदू नेशनलिज्म में, इंडियन नेशनलिज्म में, तब तब रेजिस्टेंस आई। और यही रेजिस्टेंस जो थी, उसी ने टू नेशन थ्योरी को बरकरार रखा। ठीक है। अब अगर आप देखें कि जब से मोहम्मद बिन कासिम आए थे 712 में, उसके बाद यहाँ पर गजनवी आए, गजनवियों के बाद गौरी आए, फिर दिल्ली सल्तनत आई, फिर मुगल्स आए। इस सब दौरान में मुसलमान जो थे वो एम्परर रहे, रूलर रहे। और रूलर का जो मजहब होता है वो हमेशा सेफ होता है ऑलमोस्ट। तो उसको रिनाउंस करने के लिए कोई पावर स्ट्रगल की जरूरत नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा उसके ऊपर आप कह लें कि काम करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक तरह से सेफ्टी फील होती है कि जी जो बादशाह है वो हमारा, उसका मजहब हमारा मजहब है, तो हमारी आइडेंटिटी महफूज है। हमें कल को कोई ये नहीं कहेगा कि जी इस्लाम छोड़ दो और जो है ना वो कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन इसके दौरान भी ना मुसलमानों की जो समाजी जिंदगी थी, क्योंकि जो रूलर्स थे ये देवर द वेरी लिबरल सॉर्ट ऑफ रूलर, चंद एक के अलावा उन्होंने हिंदुओं को तंग नहीं किया, उन्होंने अदर कम्युनिटीज को तंग नहीं किया, उन्होंने अपनी बात उनके ऊपर थोपी नहीं, जो कि इस्लाम की स्पिरिट भी है। तो यहाँ पर ना मुसलमानों के अंदर भी चंद बड़ी तब्दीलियां आनी शुरू हो गई, क्योंकि हिंदू मजहब इतना स्ट्रॉन्ग मजहब था कि इससे पहले जितने भी मजाहिब आए ना, इन्होंने उनको ऑब्जर्व कर लिया, अकोमोडेट कर लिया। इवन इन्होंने कुछ कुछ जैसे बुद्धा जो था वो हिंदू मजहब में नहीं है, लेकिन ही इज रिस्पेक्टेड इन हिंदुइज्म, तो उनको भी एडजस्ट कर लिया, उनके उनको थोड़ा सिग्निफाई करके एडजस्ट कर लिया। लेकिन इन्होंने मुस्लिम हुड को जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि इनको डर था कि ये रिलीजन जो है ये हमारे रिलीजन को ऑब्जॉर्व कर लेगा।
इस्लाम इनमें ऑब्जर्व नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़े बड़े मतलब ना शेकिंग्स हुई, जिनको फिर यहाँ पे सूफिया कराम ने रेजिस्ट किया। आपको नजर आती है स्ट्रगल अकबर के दौर में, जब अकबर ने दीन इलाही मुतारफ करवाया, तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ रिलीजन कि जी हिंदुस्तानी एक रिलीजन होगा, तो उसके खिलाफ मुजद्दद अल अफसानी आए। अब ये जो रिफॉर्मर्स हैं, इनके ऊपर बड़ी डिटेल में बात ना मेरी इसी वीडियो के, इसी चैनल पर ना एक वीडियो पड़ी हुई मुस्लिम रिफॉर्मर, जिसमें हमने शाह वलीउल्लाह और जो शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दद अल अफसानी और सैयद अहमद शहीद बरेलवी, उनके ऊपर डिटेल बात की है। और कुछ वीडियोज ऐसी होंगी जो आपके पास अपलोड कर दिया जाया करेंगी वहां पर, और कुछ लेक्चर्स हम लाइव लेंगे, तो वहां पे आपने जरूर सुनना है उसको, और मैं उसको रेफर करता रहूंगा बार बार, फिर आपको मजीद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहे। अब मसला ये हुआ कि ये जो 1857 है ना, इसके बाद मुसलमान रूलर से सब्जेक्ट बन गए, रूलर नहीं रहे, सब्जेक्ट बन गए। अब वो सब्जेक्ट भी वो जिनके बारे में वो जो रूलर है वो समझता है कि 1857 की जो वॉर थी, जो म्यूटनी थी, वो इन्होंने ही तो जो थी वो जारी की थी, लिहाजा वो जो बदले का आंसर है वो सारे का सारा उनके पास था, और दे स्टार्टेड टू क्रश मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम नेशन होल्ड, और मुसलमानों की जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट आप कह लें कि उनको लगता था कि ये चीजें जो है ना मुसलमानों, मुसलमान जो हैं वो कैरी करते हैं, उनको उन्होंने ना बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अब इस पकाम पर मुसलमानों के पास ना तो एजुकेशन थी, ना स्किल थी, कुछ भी नहीं था मुसलमानों के पास ना। तो यहाँ पर मुसलमान देवर अटरली होपलेस, और इनके पास एजुकेशन भी नहीं थी, स्टेट क्राफ्ट का हुनर भी नहीं था, और जो नेशन है वो वैसे ही हॉस्टाइल है, कहती है कि ये जो अंग्रेज आ गया ये हमारे मजहब को खत्म करने आया है। दे आर नॉट रेडी टू इवन टू गेट एजुकेशन फ्रॉम देम, दे नॉट रेडी रेडी टू मेक देम फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट हमें नजर आते हैं जो मुसलमानों की रिनेसेंस का काम करते हैं, मुसलमानों के रिवाइवल का काम करते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है सर सैयद, जिसको अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, और एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है देवबंद। अब ये जो अलीगढ़ वाला है, ये कहते हैं कि जी भाई एक्सेप्ट द रियलिटी, अब आप महकूम है, और अब आपकी आजादी का यही तरीका है कि इफ यूर सेल्फ विद एजुकेशन, then ask about your rights and then get education, that get freedom, that then get liberty। देवबंद कहता है कि ये जो अंग्रेज आए हैं ये हमारे अमाल का नतीजा है, बुरे अमाल का। हम ईमान में कमजोर हो गए हैं। अब हमारा हल यही है कि हम इस्लाम का पल्ला मजबूती से पकड़ लें, अपने अमाल को अपनी ज़ात में इस्लाम को पूरी तरह इन्फ्यूज करें, और देन हम इनको भगाने पे जिहाद के जरिए, रेजिस्टेंस के जरिए हम इनको भगाने पर कामयाब हो जाएंगे। अब दे लेट इट अलोन कि ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट बेहतर था। दोनों स्कूल ऑफ थॉट ने बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले किया, और दीज आर पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री। तो हम एक एक करके दोनों के ऊपर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट या सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान एक मजहबी घराने में पैदा हुए, दिल्ली में, ठीक है। और ये क्लर्क मुख्तलिफ छोटी जॉब्स के बाद अंग्रेज कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से सदर उल सदूर, सिविल जज कह लें, उसके ओहदे से ये मुस्तफ उस ओहदे तक रहे। फिर अंग्रेज ने इनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर भी बनाया। ही वॉज सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो कि जिन्होंने मुसलमानों को 1857 में देखा, और उसी वक्त जान लिया कि ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये कामयाब नहीं होगी, और इट इज अ फुली ऑन द पार्ट ऑफ मुस्लिम्स। तो मुसलमानों को चाहिए कि जी अ, अंग्रेज के साथ आप पोस्ट 1857 में कॉपरेट करें, और मुसलमान और इनके साथ अच्छे रिलेशन रखें, ताकि ये बराबर के लेवल प्लेइंग फील्ड में आ सके। ही हिमसेल्फ सेव लाइफ इन्होंने सेव की बहुत सारे अंग्रेजों की दौरान 1857।
अब एक सर सैयद अहमद खान के बारे में हम जितना भी पढ़ेंगे, जितना भी डिस्कस करेंगे, हम उनकी जात, उनके बहुत सारे उनके हिस्से हैं, उनकी बहुत सारी आप कह लो कि अ, उनकी उनका काम है, उनके एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हमने जो चीज पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? वो पढ़नी है कि उन्होंने जी पोस्ट 1857 में क्या सर्विसेज दी और उन सर्विसेज का क्या क्या असर हुआ, और सिर्फ वही सर्विसेज जिनका डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी टू नेशन थ्योरी के साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है जी। तो सबसे पहले ना जी, इन्होंने पोस्ट 1857 सिनेरियो को एनालिसिस किया उसका, और इन्होंने एक स्ट्रेटजी डिवाइस कराई। क्या स्ट्रेटजी थी जी? एजुकेट, एजुकेट और एजुकेट। ठीक है। अब अब मुसलमान अंग्रेज की तालीम से, अंग्रेजी को वैसे दुश्मन थे, अंग्रेजी को कहते थे कि दिस इज नॉट आवर लैंग्वेज, और इससे तो हमारा मजहब खराब हो जाएगा, हमने तो इसको नहीं एक्सेप्ट करना। इसके लिए ये आए कि यार कोई ऐसा निज़ाम तलीम होना चाहिए जो मुसलमान चलाए उनको, लेकिन उसके अंदर असरी तालीम दी जाए, जदीद तालीम दी जाए। तो इन्होंने मदारस कायम करना शुरू करे। अब इनके जो मदारस हैं, उनको हम उनकी तरफ हम सबसे पहले चलते हैं और उनको देखते हैं कि जी इन्होंने क्या कुछ किया। तो सबसे पहले इनकी एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर बात करें। तो एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर सबसे पहले तो इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम किए। ये हमने लिस्ट हमेशा से पढ़ी हुई है। एक इन्होंने मदरसा कायम किया था जी मुरादाबाद में, ये आपको किताबों में मिल जाएगा। फिर इन्होंने गाजीपुर में कायम किया। फिर इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया 1875 में। 1877 में वो कॉलेज बन गया। और फिर इन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की 1886 में। अब ये जो स्कूल्स थे, इनमें इंग्लिश के साथ साथ मजहबी तालीम भी दी जाती थी, असरी तालीम भी दी जाती थी। ठीक है। अब इसके बारे में एक ओपिनियन है, एक बंदे का कमेंट है जिन्होंने सर सैयद की बायोग्राफी लिखी हुई है, ग्राहम उसका नाम है। इस कमेंट को आप जरूर नोट करेंगे। मैं डिक्टेट कर रहा हूं। ग्राहम कहता है जी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एनल्स ऑफ हिंदुस्तान, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एनल्स ऑफ हिंदुस्तान, a Mohammedan gentleman alone and unaided, मतलब alone और उसकी किसी ने unaided, alone है unaided है, किसी ने मदद नहीं की, over thought over and commenced a society in order to bring knowledge and literature of western world, in order to bring knowledge and literature of western world within the reach of immense masses of Hindustan। बहुत बड़ा कमेंट है कि इन्होंने वेस्टर्न नॉलेज, अब ये आप जब अब लिख देंगे तो इट मीन्स कि आपका वैलिड पॉइंट बन गया। ठीक है जी। अब हमने जनाब इनकी एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर जो है ना वो बात करनी है कि इनकी एजुकेशनल सर्विसेज ने क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें। सबसे पहले
ये तो था ना कि जी मुसलमानों को असली तालीम देनी है, इस सारे का मकसद ये था। इससे शुरू करते हैं। 1885 ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मुतालबात थे ना, वो डेमोक्रेसी के थे कि जी हमें हकूक दिए जाएं। लेकिन इस हकूक में जो डेमोक्रेसी होती है, आपको पता है कि उसमें जो भला होता है ना, वो होता है मेजोरिटी का, और मिनॉरिटी का नहीं होता। क्यों? और मिनॉरिटी भी ऐसी मुसलमानों की तरह जिनके पास इंग्लिश की तालीम ही नहीं है। तो कांग्रेस वहां पे मांग रही है एग्जाम, कि जी सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम लिया जाए, नौकरियां मेरिट की बुनियाद पे दी जाएं। तो वहां पे मुसलमानों का कुछ नहीं बनना। तो यहां पर इन्होंने एक आइडिया दिया कि जनाब मुसलमानों को चाहिए कि अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स का इजहार करें। पॉलिटिक्स में नहीं जाना, अलूफनेस, पॉलिटिक्स में नहीं जाना। ये जो बात कांग्रेस कह रही है, ये सरफेस लेवल पे तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके डीपर लेवल पे अभी आप नहीं जा सकते। आप अभी ना मांगे, कुछ ना मांगे, अभी आप नहीं जाना आपने। तो ठीक है जी। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई। और इस मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद ये तय हुआ कि मुसलमानों के लिए हर साल एक जलसा कराया जाएगा, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा, जहां पर पूरे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान आएंगे और ये अपने अपने इश्यूज बताएंगे, उन इश्यूज को कैसे टैकल करना है ये बताएंगे। उसके ऊपर राय होगी, डिस्कशन होगी। मुसलमानों के लिए मजीद एजुकेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर डिस्कशन होगी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदरसाज के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर डिस्कशन होगी। अब कमाल का काम ये था कि ये उसी शहर में होता था और उन्हीं डेट्स में होता था जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता था। वजह क्यों? एनुअल इजलास इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहां होता था, वहीं पे इसका होता था। क्यों? वजह वजह ये थी कि जी मुसलमान इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ ना जाएं, बल्कि इधर ही स्टिक रहें। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल एंड कॉलेज, इन्होंने एक मदरसा कायम किया अलीगढ़ में, एक स्कूल, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का हॉस्टल्स उसके थे। अब उसने इतनी सक्सेस हासिल की कि उसने मुसलमानों को मॉडर्नाइज कर दिया एजुकेशन के बारे में। अब इसके ऊपर ना दो लोगों की राय आप सुने। अताउल्ला शाह बुखारी, एक बहुत बड़े फेमस जो हैं वो मजहबी रहनुमा है सब कॉन्टिनेंट की, उन्होंने कहा, वो कहते हैं अलीगढ़ में एड्रेस करते हुए, कहते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, ये बात लिखने वाली है, कोट करने वाली है। One of my friends told me that told me when I was leaving for Delhi, जब मैं दिल्ली के लिए आ रहा था। आप इसको रुक के दोबारा रिकॉर्डिंग में भी रुक के इसको डिक्टेट कर लीजिएगा कि जब मैं दिल्ली के लिए आ रहा था जनाब, उनने मुझे कहा, इफ आई वांटेड टू एड्रेस मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली, अगर मैं चाहता हूं कि मुस्लिम ऑफ दिल्ली को एड्रेस करूं, टू गो टू जामिया मॉस्क दिल्ली, तो जामिया मॉस्क दिल्ली में चले जाएं। बट इफ यू वांट टू एड्रेस होल इंडिया, अगर आप पूरे इंडिया को एड्रेस करना चाहते हैं, एड्रेस एट अलीगढ़ कॉलेज, फिर एड्रेस ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज जाएं, वहां पे एड्रेस करें। इट मीन्स कि वहां पे जो अलीगढ़ कॉलेज था, वहां पे पूरे इंडिया के मुसलमान मौजूद थे, कोलैबोरेशन थी उनमें, हर खित्ते का बंदा मौजूद था, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी हो रही थी। उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग में एक दूसरे के हालात का पता लगता था, यूपी के क्या हालात हैं, पंजाब के क्या हालात हैं, सिंध में क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड ओवर देयर। और वहां पे मुसलमान जदीद तालीम भी पा रहे हैं। अब जदीद तलीम के बारे में ऑकलैंड, एक अंग्रेज गवर्नर है, उसके अल्फाज सुने। अब इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको थोड़ी देर में बाद में बताऊंगा कि इस जो पॉइंट है, इसकी सिग्निफिकेंस अंग्रेज और मुसलमानों की जो रीअप्रोचमेंट है उसमें कैसे है। कहता है, इन द मैन ऑफ अलीगढ़, अलीगढ़ के शख्सियात में, स्टूडेंट्स में, आई हैव ऑलवेज फाउंड द पासपोर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर countrymen
एंड फॉर द इंग्लिश। अब ये वो कमेंट है जो वो लोग कर रहे हैं जो कि 1857 के बाद मुसलमानों को बिला तमीज वो अपना दुश्मन समझते थे। तो इट मीन्स कि अलीगढ़ डिलीवर दिस एस्पेक्ट एज वेल, अलीगढ़ ने ये चीज भी आपको दी। अभी यहाँ पर एक और चीज भी यहाँ पे अलीगढ़ के बारे में आप ऐड कर ली। एक और फेमस हिस्टोरियन है, ही सेज स्टेनली वोलपोल्ट, ये कहता है अलीगढ़ क्रिकेट फील्ड्स एंड कॉमन रूम्स served as breeding grounds for foundation of मुस्लिम लीग। और इसको आप इस तरह लिंक करेंगे, जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी है तो वहां पे जो फाउंडर्स हैं मुस्लिम लीग को बनाने वाले, उनमें से अक्सरियत के लोग जो थे वो लोग थे जिनका किसी ना किसी हवाले से या तो उनका बच्चा वहां पे पढ़ रहा था अलीगढ़ में, या वो वहां के टीचर थे, या यहाँ से पढ़े हुए थे, या वहां उस इदारे को फंड करने वाले थे। 1905 में शिमला डेपुटेशन जाता है, मुसलमानों का पहला वफद है जिसको सक्सेस मिलती है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज किस्म का वफद जाके वासराय को मिलता है, और वासराय उनकी डिमांड्स को कहता है कि जी मैं मानूंगा, ट्राई करूंगा, मानूंगा। उसमें 35 लोग शामिल, और 35 के 35 लोग अलीगढ़ एसोसिएट हैं, अलीगढ़ से एसोसिएट हैं किसी न किसी हवाले से। कितनी सिग्निफिकेंस है। और जिन्ना साहब ने तो फिर अलीगढ़ के बारे में कहा ना कि इट इज द आर्टिलरी। जिन्ना साहब कहते हैं आर्टिलरी ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट का हरावल दस्ता है जी ये। तो ये सारी बातें आप जब लिखेंगे, पैराग्राफ लिखें, पैराग्राफ के अंदर इन चीजों का अपने पॉइंट्स को, अपने लॉजिक्स, अपने आर्गुमेंट्स को डेवलप करेंगे। ठीक है जी। तो एजुकेशनल सर्विसेज में एक चीज आती है साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद था कि आप इंग्लिश बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, और इस सोसाइटी ने कोई 800 के करीब किताबों को ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेशन का फायदा क्या था? वेस्टर्न नॉलेज कहाँ जाएगा? आम इंसान में, इंडियन में वेस्टर्न नॉलेज जाएगा, इंडियन बंदे में वेस्टर्न नॉलेज जाएगा, तो वो उसको फायदा होगा ऑब्वियसली उसके पास। फिर उन्होंने एक इंस्टीट्यूट गजट शाया किया, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। और ये गजट जो था ये एक अखबार था, और ये शाया करती थी साइंटिफिक सोसाइटी। इसमें मजामीन शामिल होते थे, उस मजामीन में एक तरफ इंग्लिश लिखी होती थी और एक तरफ उसका उसी मजमून का उर्दू तर्जमा, ताकि मुसलमान हालात हाजरा से जो है वो बाखबर रहें, और उनको वेस्टर्न जो थॉट है वो भी मिलता रहे, और उनकी इस्लाह भी होती रहे, और उनकी जो प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी है, उनके जो माइंड है वो प्रोग्रेसिव सिमत में आना शुरू कर। और इसी तरह इन्होंने, इसी अलीगढ़ ने बहुत सारे, जिनके नाम हम बाद में जिक्र करेंगे, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स पैदा किए, जिसमें मुसनुल मुल्क हैं, शिबली हैं, वकारुल मुल्क हैं, सैयद महमूद हैं। ये सब लोग अलीगढ़ के पढ़े हुए थे। कुछ लोगों के और भी नाम बाद में ऐड करेंगे। हंटर कमीशन आया था एजुकेशनल इस्लाहात को देखने के जी, एजुकेशन के अंदर क्या क्या इस्लाहात लाई जाएं। ये उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में जब हिंदुओं ने बाज़ाब्ता कंपेन शुरू की उर्दू को एलिमिनेट करने के लिए, उसके बाद आया। तो सर सैयद ने बजाते खुद अंडर कमीशन के सामने प्लीड किया कि ये जो मामला है उर्दू को टारगेट करने वाला, ये कोई संजीदा मामला नहीं है, एक पॉलिटिकल मामला है। इसको हिंदूज जो हैं वो लिंग्विस्टिक्स बुनियादों पे इसको टारगेट कर रहे हैं, अदरवाइज उर्दू इज अ रिच लैंग्वेज। तो इन्होंने अपने मुसलमानों के इंटरेस्ट को वहां पे प्लीड किया। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं।
अब अगली जो बात है उसी को हम, इन्हीं सारी चीजों को हम लिंक करेंगे पॉलिटिकल सर्विसेज के साथ। अब अगला हम हेडिंग लगाते हैं पॉलिटिकल सर्विसेज की। पॉलिटिकल सर्विसेज में जनाब सबसे पहले इन्होंने एक रसाला लिखा, असबाब बगावत हिंद, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। और इन्होंने इसके ऊपर बड़ी खुल के बात की कि भाई ये जो 1857 करते हैं ना आप, कि जी ये हमारे मुसलमानों को टारगेट भी कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ बगावत हो गई, इसकी काजेज भी जाने। और इस कॉजेज में इन्होंने तमाम के तमाम जो इंडियंस थे उन सबको मौरद इल्जाम ठहराया कि जी सबकी ज्वाइंट एफर्ट थी, सिर्फ मुसलमान को नहीं। और सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार नहीं थे, और आपकी भी कुछ गलतियां थी, आपने भी कुछ ऐसे ऐसे इकदाम किए थे जिसने मुकामी लोगों को नाराज कर दिया। और ये इतने, इसमें इतने बोल्ड अल्फाज का इस्तेमाल था कि इनके एक दोस्त ने कहा कि नाउ यू विल रेडी टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, तो आपने कहा कि मैं रेडी हूं, मुझे कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आए मैं रेडी हूं, नो, शाया किया इसको। फिर इन्होंने एक एक पब्लिकेशन की, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। अब इस पब्लिकेशन में इन्होंने ट्राई की बताने की कि भाई ये सिर्फ मुसलमान ऐसे नहीं है जो आपके खिलाफ लड़े हैं, ऐसे मुसलमान भी हैं जिन जो आपसे लॉयल रहे हैं, जिन्होंने आपकी जानें बचाई हैं, आपको सर्व किया है, इसने लिस्ट दी ताकि मुसलमान और उनके अंदर ये अप्रोचमेंट हो, वो सारे मुसलमानों को अपना दुश्मन ना समझे। फिर इन्होंने एक पब्लिकेशन की, ताबीन ने अहले कलाम, ये तफसीर थी बाइबल की, मतलब इन्होंने बाइबल से रेफरेंसेस को लिया और जिसमें इन्होंने मुसलमानों और इस्लाम के क्रीड को की कॉमन बातों को सामने लेके आए कि देखिए जी हम तो आपके बड़े करीब हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी उतने दूर नहीं है जितने नॉन बुक वालों के, जो अहले किताब नहीं है, उनसे हमारे ज्यादा कॉमन ग्राउंड्स हैं, हम आपके ज्यादा करीब हैं। फिर इन्होंने एक रिसाला पब्लिश किया, रिसाला अहकाम ताम अहले किताब, उर्दू में लिख लेते हैं, अहकाम अहले किताब। इसमें भी इन्होंने कॉमन बातों की देखें कि हम भी खाने भी खा सकते हैं बैठ के, हमारे यहाँ मना नहीं है, हम इन इन चीजों पे आपसे कॉमन है। वजह क्या थी कि रीअप्रोचमेंट हो दोबारा, एक मुस्लिम और ब्रिटिश के दरमियान जो है ना रीअप्रोचमेंट की फिजा पैदा हो और पॉलिटिकली इंगेज हो एक दूसरे के साथ। इन्होंने अपनी एजुकेशन स्कीम में, इसी रीअप्रोचमेंट के लिए इन्होंने अपनी एजुकेशन स्कीम में ना अंग्रेजों को साथ साथ रखा, जैसे कि ड्यूक ऑफ गॉयल, ये अलीगढ़ का एक पैट्रन था, मतलब सरपरस्ती करता था अलीगढ़ को, पैसे देता था, फंड देता था। फिर लॉर्ड लिटन, जो यहाँ का गवर्नर जनरल था हिंदुस्तान का, उसने जो MAO कॉलेज है उसको इनॉग्रेट किया, उससे इन्होंने इनॉग्रेट किया। मजीद इनके जो गवर्नर्स, डिप्टी गवर्नर्स आते रहते थे विजिट करने यहाँ पर। अर्ली प्रिंसिपल्स जो थे वो सारे के सारे इंग्लिश मैन थे, ताकि एक फिजा पैदा हो आपस में रीअप्रोच। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस जो कि इन्होंने की। दूसरी इनकी पॉलिटिकल जो सर्विस है उसमें आप कहें कि एडवाइस टू मुस्लिम्स, मुसलमानों को क्या एडवाइस की इन्होंने, इन्होंने कहा कि जी एजुकेशन पे फोकस करें, नो एजिटेशनल पॉलिटिक्स, जैसे कांग्रेस करने जा रही है उसमें आपने बिल्कुल शरीक नहीं होना, ठीक है। इस दौर में एक मोहम्मदन
कल सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन बनाई थी सैयद अमीर अली ने, उसको इन्होंने अपोज किया था कि जी अभी देयर इज नो टाइम ऑफ पॉलिटिक्स। और कांग्रेस को अपोज करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया जो उन्होंने स्टेप लिया था। पॉलिटिकल सर्विसेज में अब मैं पॉलिटिकल सर्विसेज को इसलिए खींच रहा हूं ताकि ये सवाल इसी तरह भी आ जाता है कि उनकी एजुकेशनल सर्विसेज बताएं, उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज बताएं, उनकी सोशल सर्विसेज बताएं। हैं सारी एक दूसरे से लिंक, लेकिन पॉइंट बनाना, अपना लॉजिक, अपना आर्गुमेंट क्रिएट करना, इसलिए मैं आपको इसको बड़ा डिटेल में जाके बता रहा हूँ। प्रिजर्वेशन ऑफ सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी, तीसरी सर्विस। मुस्लिम आइडेंटिटी, मुसलमानों के तशख्खुस को जहां जहां मामला आया, सर सैयद ने उसको डिफेंड किया। मिसाल के तौर पे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस आई, मुसलमान उसमें फंस सकते थे, आपने क्या बनाया, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि जी कांग्रेस जो है वो नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स करेगी, और अभी मुसलमान आर नॉट रेडी। इन्होंने कांग्रेस की मेरिट बेस्ड सिस्टम की जो ऑफर थी कि जी मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स की जाएं, जॉब्स दी जाएं, उसको अपोज किया। क्यों? क्योंकि अभी ये तो जनाब मुसलमानों को तो कुछ नहीं मिलना, मुसलमान अभी बैकवर्ड है। उर्दू हिंदी तनाज़ा में इन्होंने उर्दू को डिफेंड किया। इससे पहले ये थोड़ा थे कि मुसलमान और हिंदू जो हैं ये आपस में एक नेशन के तौर पे रह सकते हैं, कॉमन ग्राउंड्स पे रह सकते हैं। इस मौके पे इन्होंने अपने एक दोस्त को, शेक्सपियर को कहा, ये विलियम शेक्सपियर नहीं है, ये एक यहाँ का एक सिविल सर्वेंट था इंडिया में, उसको कहा कि टुडे आई हैव कन्विंस्ड, इन्होंने बात की कि मैं आज कन्विंस हो गया हूं दैट दीज टू नेशंस, ये दो कौमें कैन नॉट एग्री अपॉन एनीथिंग दैट इज कॉमन। अब आज से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदू की मेंटेलिटी इस कदर आ गई है कि मुस्लिम नेशनहुड से, मुस्लिम कल्चर से जुड़ी हर चीज को खत्म करना चाहता है, लैंग्वेज को खत्म करना चाहता है, तो आई एम कन्विंस कि आप ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। यहां पर आप एक कोट दे दें, मीनाकशी जैन, ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, इंडियन हिस्टोरियन है। शी सेड के सर सैयद ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म मुस्लिम्स इनटू अ नेशन। कोर्ट आ जाएगा, चले, अच्छी स्कीम बन जाएगी। एजुकेशनल स्कीम पॉलिटिकल ट्रेनिंग का सेंटर। अब वही एजुकेशन को आपने इसके साथ, पॉलिटिक्स के साथ कैसे रिलेट करना है। इनकी एजुकेशनल स्कीम जो थी वो पॉलिटिकल स्कीम कैसे थी, अभी आपको मैंने उसमें बड़ा डिटेल बताया कि उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी था। लोगों में क्या किया इन्होंने, कॉन्फिडेंस दिया, लोग जो पढ़ा लिखा नौजवान था उस कॉन्फिडेंट बनाया, पॉलिटिकली अवेयर बनाया, उसको एजुकेशन दी, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा उन्होंने, मॉडर्न डेमोक्रेसी पढ़ी। अलीगढ़ के जो हॉस्टल्स थे उन्होंने कोऑर्डिनेशन का काम किया, कोई कहीं से आ रहा है, कोई किस हिस्से से आ रहा है, एक हिस्से के मुसलमानों को दूसरे हिस्से के मुसलमानों के हालात, जज्बात, वाकयात का पता लगा, और कौम के लिए दर्द पैदा हुआ। अच्छा, शिमला डेपुटेशन में जो मैंने आपको बताया वो पॉइंट भी अब यहाँ पे आ सकता है कि सारे के सारे लोग जो थे वो यहीं पर थे। फिर वो अताउल्ला शाह बुखारी और लॉर्ड ऑकलैंड की जो जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम इनकी चलते हैं जी सोशल सर्विसेज के ऊपर, एंड रिलीजियस सर्विसेज। अब अगर
आपके पास आती हैं एजुकेशनल सर्विसेज, तो पहले आप एजुकेशन को फोकस करेंगे, साथ में थोड़ा सा टच इनका भी दे देंगे जो आपको लगता है कि यार ये भी तो एजुकेशनल चीजें हैं, लाइक के पहला तहजीबुल इखलाक। ये रिसाला इन्होंने जारी किया, इंग्लिस्तान गए, वहां पे इन्होंने एक रिसाला देखा, स्पेक्टेटर। तो वो जो था वो इनको लगा कि ये रिसाला, इसके अंदर जो आर्टिकल छपते हैं इसी तर्ज का हम इंडिया में छापते हैं, जिसका काम था कि मुसलमानों में ना मेंटल रेवोल्यूशन लेके आए, उनके दिमाग को जो है ना, उनकी सोच, उनकी मेंटेलिटी को चेंज किया जाए, उसमें नए जदीद ख्यालात, मॉडर्नाइजेशन लेके आई जाए। तो इन्होंने तहजीब उल अखलाक मुतारफ करवाया। इन्होंने ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ बाकायदा कंपेन की। जो मुसलमान इज्तिहाद का रास्ता बंद किए बैठे थे, जो मुसलमान कहते थे कि जी अंग्रेज और इससे जुड़ी हर चीज, उनको बाकायदा उनके खिलाफ इन्होंने अपने एजुकेशन स्कीम के जरिए उनके खिलाफ फाइट किया। फिर इनकी एक बड़ी जबरदस्त रिलीजियस खिदमत है, खुतबात अहमदिया। अब विलियम म्यूर नामी एक शख्स था, इंग्लिश ऑथर था। इस कमीने ने लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब लिखी, और उसमें इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे गुस्ताखी की, एतराज़ात उठाए। तो सर सैयद ने इंग्लैंड तान में रहते हुए इसके मुदल्लल जवाबात तैयार किए इसी के रेफरेंस बुक से। जो जो रेफरेंसेस इसने दिए हुए थे विलियम म्योर ने, वो इंग्लिस्तान की लाइब्रेरीज में मौजूद थे, वहां से उसको उठाया, उनको रिफ्यूट किया। फिर इन्होंने रिलीजन की रैशनल इंटरप्रिटेशन, इनका पूरा एक फलसफी है ये, इन्होंने पूरी फिलॉसफी दी है। रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान के ऊपर जोर दिया इन्होंने, ताकि मुसलमान जो है, क्रीड जो है वो डोरमेंट ना हो जाए। अब इन सब के लेके ना, अगर आप देखें कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए, तो आप इम्पैक्ट्स खुद लिख सकते हैं। जो जो मैंने आपको बताया है, इन सब को लेके आपने लास्ट में इम्पैक्ट्स को जो है वो क्रिएट जरूर करना है। आपका जवाब एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर हो, सोशल के ऊपर हो, पॉलिटिकल के ऊपर हो, लास्ट में इम्पैक्ट्स, और इम्पैक्ट्स में फिर कुछ रेफरेंसेस, एंड देन कंक्लूजन। और अगर जवाब आपके पास जगह थोड़ी है, टाइम थोड़ा है, तो फिर कंक्लूजन में आप अपने इम्पैक्ट्स को थोड़ा हाईलाइट करेंगे, कोई एक आध कोट भी शामिल करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे जी। और इसमें मैंने कोशिश की है कि सर सैयद, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर हर एग्जाम में आपको ना सवालात नजर आते हैं, चाहे वो सी एस एस होती हैं में सो आ जाते हैं, इसको टच कर लिया जाता है, इंटरव्यूज में कर लिया जाता है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको इसका हर एस्पेक्ट बताया जाए, और कैसे आप अपने सवाल में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो बताया जाए। इस सीरीज का बुनियादी मकसद यही है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ मच अप्रिशिएट, हाउ मच engaged you people feel yourself in this series। अगर हमें कोई अच्छा इसका नजर आता है कि इसकी रीच भी अच्छी है और पीपल आर गेटिंग एंगेज्ड, तो जरूर इसको इंशाल्लाह एक्सटेंड किया जाएगा, अदर सब्जेक्ट्स में भी किया जाएगा। तो अपने आपके कुछ सवालात हैं तो अभी पूछ लें, देन रफ्तार का टाइम है। इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी शाहजेब। इन डायमेंशंस के अलावा भी सवाल बन सकते हैं। लाइक एक सवाल आया हुआ है कि उनकी जो आइडियाज की टायरेनिटी है उसके ऊपर बात करें, तो तीन आइडियाज हैं उनके: अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, डेडिकेशन टुवर्ड्स एजुकेशन, एंड कॉपरेशन विद द ब्रिटिश। अब ये उनकी टायरेनिटी ऑफ आइडियाज है। इन तीन के ऊपर उन्होंने क्या क्या काम किया, आपके पास पूरे लेक्चर में वो जवाब मौजूद है। ठीक है, उस पे ऊपर जवाब मौजूद है कि उन्होंने कैसे कैसे काम किया। पॉलिटिक्स से मुसलमानों को कैसे निकाला, एजुकेट कैसे किया, अंग्रेज के साथ रीअप्रोचमेंट कैसे किया, आपका जवाब तैयार है। दिस इज द थिंग। पास पेपर को जरूर जाके देखिएगा, उसके मुताबिक आउटलाइन बनाने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर को जहन में रखते हुए।